मैं राज्य सरकार को संदेश दूंगा, उनके जो विभागीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, एक बार जांच पड़ताल करें। जालिम पेट का सवाल है, आने वाले भविष्य का सवाल है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। हर कोई चाहता है बूढ़े बाप की दवाई का इंतजाम हो, छोटे भाई की पढ़ाई का इंतजाम हो। दादा, ये माया नगरी में आप गए थे, तो आप वहाँ मतलब झारखंडी लोग वहाँ फिट बैठ पाएंगे, या फिर मतलब जो बैठे हैं उनको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा होगा वहाँ? देखिए, महाराष्ट्र, माया नगरी, मुंबई फिल्म सिटी, सपनों की सिटी मुंबई में लोग 4 बजे भोर हमारा इंतजार करते थे। नेता मंत्री जिसे रहते हैं वो हमेशा आस लगाए हुए रहते हैं कि बाहर के जो मजदूर बहुत भारी संख्या में, वो उनको लाने के लिए और अपना वोटर बस यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं। तो क्या ये आपके साथ किस तरह होगा ये? मैंने झारखंड और महाराष्ट्र की जो चीज़ें हैं मैंने कंपेयर किया, तो झारखंड से भी अगर मैंने थोड़ा सा लगा दर्द वहाँ ज़्यादा दिखा। एक दीदी भेटाई, वो 24 घंटा एक मैडम के यहाँ दाई का काम करती है। सबसे पहले जोहार दादा आपको। आप मुंबई महाराष्ट्र अभी सफ़र करके आए हैं, तो वहाँ का दुख दर्द झारखंडी जानने के लिए बहुत आतुर था, तो उसके बारे में थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हम खुद सोचे थे कि जब रांची उतरेंगे तो जो भी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, बाकायदा उनसे टेलीफोनिक बात करके और उनको बता के ही घर वापस आएंगे। लेकिन चूंकि रात हो गया और तबीयत मेरा काफ़ी ख़राब था और वॉमिट टीम टाइप का हो रहा था, माथा चक्कर टाइप का भी दे रहा था, तो इसीलिए हम प्रेस के साथ मुखातिब नहीं हो पाए। बिल्कुल जानने के लिए उत्सुक है झारखंड, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि शायद झारखंड के इतिहास में ये पहला कार्यक्रम सभा होगा जब कोई झारखंड का एक साधारण सा लड़का महाराष्ट्र में जाके इतनी बड़ी जनसभा करके आया है। 7 दिनों में मैंने छोटी छोटी 42 जनसभाएं की, उस बड़े सभा को छोड़कर 42 कार्यक्रम मैंने और किया 7 दिनों में। तो ये तो सही बात है कि आज के डेट में पूरे भारत की अगर बात कही जाए, एक प्रवासी के तौर पर, एक कोई लीडर नहीं, कोई संवैधानिक पद पर नहीं, और इतनी भारी संख्या में मैंने कार्यक्रम किया, तो जाहिर से उसके पीछे रीज़न था दर्द, पीड़ा, तकलीफ। झारखंड में जब भी हम सभा किए तो 2 बजे रात तक किए हैं, हमको भी याद है 2 बजे रात तक लोग प्रतीक्षा किए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र, माया नगरी, मुंबई फिल्म सिटी, सपनों की सिटी मुंबई में लोग 4 बजे भोर हमारा इंतजार करते थे। टेलीफोनिक बात कर कि आइए, आपको आना ही होगा। फिर जाना पड़ता था हम लोग को, वहाँ भी भूखे प्यासे शरीर को जला के, तपा के, गला के, 7 दिन में 42 जनसभा। छोटी ही सही, आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण था दर्द। फिर उसके बाद हम भी अपने आप को, जब रात को 2 बजे 1:30 बजे हम आते थे जहाँ हम लोग सोते थे, तो वहाँ कुछ देर हम जाके चिंतन करते थे एकांत में, जो बालकोनी था वहाँ जाके, कि भाई मुंबई तो माया नगरी है, ये हीरो हीरोइन लोग रहता है, बचपन से सुने हैं, ये फिल्म सिटी है, यहाँ तो लोग बहुत बिजी है, फिर यहाँ हमारे प्रवासी 4 बजे भोर तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, कारण क्या है? तो मैंने जो पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको सामने आया, मैंने झारखंड और महाराष्ट्र की जो चीज़ें हैं मैंने कंपेयर किया, तो झारखंड से भी अगर मैंने थोड़ा सा लगा दर्द वहाँ ज़्यादा दिखा। इसलिए दिखा कि झारखंड में ठीक है, मानते हैं अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, अपमान है झारखंडियों का, लेकिन कुल मिलाकर अपने घर में, अपने गाँव में है। दिन भर गाली सुनते हैं, दिन भर अन्याय सहते हैं, शासन प्रशासन की मार झेलते हैं, लेकिन रात को वापस अपने घर आते हैं। पिताजी से बात होती है, पत्नी से 2-4 मीठी बातें होती हैं, दिल को सुकून मिलता है। बच्चे जब गोदी में खेलते हैं तो सुकून मिलता है कि चलो अपमानित हुए, कोई दिक्कत नहीं, पत्नी का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला, बूढ़े बाप का दुलार मिला। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है ये सब ना। वहाँ दर्द और पीड़ा का कारण क्या था कि 2000 किलोमीटर दूर है। वो उन पत्तों की तरह है महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासी, जो अपनी पेड़ से पत्ते अलग हो चुके हैं, वो पत्ते टूट कर अलग हो चुके हैं, ऐसे पत्तों के समान है। यानी अब नियति उन्हें जहाँ चाहेगी तहाँ उड़ा कर ले जाएगी, वो अपने पेड़ के साथ बंधे हुए नहीं है। तो इसलिए वहाँ पीड़ा को मैंने अनुभव किया, और मैं मैक्सिमम, क्योंकि हम तो बोले हम प्रवासी पीड़ा को समझने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं, हम भी रहे, उनके बीच रहे हैं, उनके बीच बैठे, उनके बीच सोए हैं, और फाइनली आभास हुआ 10 बाय 10 का कमरा, एक बड़ा ख्वाब, बड़ी अरमान। अरे हम लोग का तो कुम्हार डाकू, रामगढ़ में कुंभा ही बोलते हैं ना, जो कुमार का है, हमारा कुम्हार डाकू बड़ा होता है। आज हमारे प्रवासी भाई बहन जो महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को देख के आया हूँ तो महाराष्ट्र की बात करूँगा, जो हमारे प्रवासी भाई बहन जिस घर में रहते हैं, उस घर से बड़ा हमारा कुम्हार डाकू होता है। हमें तो लगता है जिस कार में हम बैठे हैं ना, इस कार का यदि आगे और पीछे को अगर चौड़ाई माने तो क्षेत्रफल हमारा बड़ा, ये चौड़ाई ज़्यादा दिखता है, 5.5 फीट का था। हमको लगता है ये कार लगभग 6.25 फीट या 6.5 फीट का लंबाई है इसका। लेकिन वहाँ जो एक मकान का चौड़ाई था, जहाँ मैंने एक सभा किया छोटा सा, जिसमें लगभग 200-250 की संख्या में लोग उपस्थित थे, मात्र 5.5 फीट की चौड़ाई थी। वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये तो हो गई समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन क्या करें, जालिम पेट का सवाल है, आने वाले भविष्य का सवाल है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। हर कोई चाहता है बूढ़े बाप की दवाई का
इंतज़ाम हो, छोटे भाई की पढ़ाई का इंतज़ाम हो, बेटी की बहन की विदाई का इंतज़ाम हो, इसलिए आज वो अपने वतन को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, अपनी मिट्टी को छोड़कर आज वो महाराष्ट्र 2000 किलोमीटर दूर, और वहाँ भी मैक्सिमम लोग ड्राइविंग करते हुए मिले, मैक्सिमम लोग वहाँ ड्राइविंग कर रहे थे। तो ये तो मानना होगा कहीं ना कहीं पीड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला प्रवासियों के साथ। दादा, ये माया नगरी में आप गए थे, तो आप वहाँ मतलब झारखंडी लोग वहाँ फिट बैठ पाएंगे, या फिर मतलब जो बैठे हैं उनको बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा होगा वहाँ? देखिए, संघर्ष है, लेकिन चेहरे पर सिकन है, लेकिन उन्हें आभास है कि आज इस सिकन को झेलना होगा, इस संघर्ष को करना होगा, तभी जाकर हमारी आने वाली पीढ़ी सेटल हो पाएगी। और कुल मिलाकर 1% लोग होंगे जो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उन्हें बेहतर स्थिति में है। बाकी लोग कहीं ना कहीं मजदूरी के माध्यम से ही जीवन यापन, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोजगार की तलाश में, और मैंने मजदूरी के माध्यम से ही जीवन यापन कर रहे हैं। और जहाँ तक फिट होने की बात है, तो मैं ये संसार का रीत है, अगर हम रांची के वनों में, या फिर चूंकि मैं पारसनाथ के बगल से हूँ, तो पारसनाथ में मिलता है सखुआ। सखुआ को अगर उठा के हम अरब सागर के किनारे लगा देंगे तो नहीं लगेगा उस मिट्टी में। अरब सागर के किनारे क्या मिलता है? नारियल का पेड़ मिला, देखें तो नारियल के पेड़ को फिर पारसनाथ में ले जाके लगाएंगे तो नहीं बैठेगा वहाँ। तो इसीलिए अपना राज्य अपना होता है। आज प्रवासियों की पीड़ा से कहीं ना कहीं बहुत 23 साल की जो राजनीति झारखंड की रही है उस पर सवाल खड़ा होता है, और होना भी चाहिए। हमारे यहाँ के एक नेता, विधायक, मंत्री का मैंने रांची में लगभग 300-400 अपार्ट, 300-400 की बिल्डिंगें एक, जिसमें मैंने कितने फ्लैट, अरबों अरबों का पूंजी इन्वेस्ट है इनका, लेकिन आज तक प्रवास की पीड़ा पर ये चर्चा नहीं कर पाए, उसके समाधान के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा पाए। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है हमारी राजनीति का। और ये सिर्फ और सिर्फ ये भी अनुभव हुआ, ये केवल और केवल झारखंडियों के साथ, ये दोहन, ये अपमान, ये दंश जो झेल रहे हैं, ये केवल झारखंडी झेल रहे हैं। बाकी मैं वहाँ महाराष्ट्र के बहुत सारे, देखिए मैं एक विचारधारा के रूप में वहाँ गया था, मराठी लोगों ने भी हमें बहुत पसंद किया जी। जब मैंने उनके बीच अपने भाषणों को रखा, अपने संबोधनों को रखा, झारखंड की सच्चाई से उन्हें अवगत कराया, तो बाकायदा उन्होंने भी कहा कि आप तो आपके जो प्रवासी लोग हैं वो तो 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम अपने गांव से बाहर नहीं जाना पसंद करते हैं। यानी अगर हम ड्यूटी भी करते हैं तो रात को अपना गांव वापस आते हैं, अपने गांव से फिर हम ड्यूटी के लिए जाते हैं, ये हमारी सोच है। लेकिन आप लोग तो 2000 किलोमीटर दूर यहाँ के रहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने देखा है आपकी पीड़ा को, 7 बजे सुबह उठते हैं, 11 बजे रात को सोते हैं। एक दीदी भेटाई, वो 24 घंटा एक मैडम के यहाँ दाई का काम करती है। दाई यानी सब समझते हैं, उनके घर को देखभाल करना, उनके बच्चों को, हाँ, उनके बच्चों को संभालना, खाना बनाना, 24 घंटा वहीं रहती है। तो वही आज मैंने क्या झारखंडियों ने जुल्म किया है और क्या झारखंडियों ने पाप किया है कि इस राज्य के लिए एक पॉलिसी नहीं। अरे दूसरे राज्य की जब बहन अपने घर की सीमा को पार करती है, वो नर्स बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, लेकिन हमारी बहन अगर अपने राज्य की सीमा को पार करती है, अपने घर की सीमा को पार करती है, तो महानगरों में जाके दाई का काम करती है, नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, जो बहुत पीड़ादायक है और बहुत मतलब एक तकलीफ देने वाला विषय है। जब दूसरे राज्य की बहनें अधिकारी के रूप में हमारे राज्य में आती हैं, तो हमारे राज्य की बहन जब अपने राज्य का त्याग करे, एक अधिकारी के रूप में एक बेहतर जीवन की तलाश में त्याग करे, ना कि दाई बनने के लिए। बाकायदा हम देखिए, मेरा जो विचार है स्पष्टवादी है, चाहे सामने बिहार के लोग बैठे हों, बंगाल के बैठे हों, महाराष्ट्र, यूपी के, हमने मराठी बंधुओं का कि आपके महाराष्ट्र के लोग भी हमारे झारखंड में रहते हैं, चलिए हम दिखाएंगे, लेकिन वो जीएम के पोस्ट पर हैं, वो एचआर के पोस्ट पर हैं, वो सुपरवाइजर के पोस्ट पर हैं, वो कंपनी के हेड के पोस्ट पर हैं। लेकिन आज देखिए आपके मेरे झारखंड के लोग आपके यहाँ वर्कर के पोस्ट में, लेबर। क्यों, कहाँ कमी रहा? तो कमी कहीं ना कहीं राजनेताओं की नीयत में रहा। उनकी नीयत में खोट रहने के कारण आज नीति नहीं बन पाई। और जब तक इस राज्य में नीति नहीं बनेगी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह दूंगा, जैसे जैसे ये साल बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, हमको लगता है आज से जो अंग्रेजों के कालखंड में जो व्यवस्थाएं थीं, सारी संसाधनों पर अंग्रेजों कब्जा करना चाहते थे, चंद मुट्ठी भर लोग जो इस राज्य के नहीं हैं, मैक्सिमम संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। आज 40% खनिज संपदा, जिसे मुझे लगता है मैक्सिमम बाहुबलियों के कब्जे में है। अभी हाल फिलहाल पेपर में पढ़े, खूंटी और रांची में सोना का आसार में चांसेस है। जैसे ही सोना मिलेगा, नाम लिख के बोल दिए, इतना जोरदार विस्थापन होगा, इतना बड़ा पलायन होगा और इतना माने डंटा मार के झारखंडियों को भगाया जाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। झारखंड का मतलब ही बचा है कि लूट के ले जाओ, जिसको है लूट की एकदम खुली छूट है। बाकी राज्य में बहुत अच्छा पॉलिसी है, अपने राज्य के बारे में वो सोचता है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य जहाँ अपने राज्य के बारे में नहीं सोचता है, ये पड़ोसी राज्य के बारे में सोचता है, बहुत पीड़ादायक है। तो मेरा मानना है, जहाँ तक प्रवासी, मैं राज्य सरकार को भी संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे झारखंड में भी सड़क नहीं करने से भी हजारों लाख किलोमीटर में हमारी सड़कों का जाल बिछा है। तो सड़क परिवहन मंत्री को चाहिए कि आसपास में जितने भी राज्य हैं उनका दौरा करें, या फिर अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजें
क्योंकि मैंने मैक्सिमम प्रवासियों को ड्राइविंग करते हुए देखा। इसीलिए मैं राज्य सरकार को संदेश दूंगा, उनके जो विभागीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, एक बार जांच पड़ताल करें और आप ट्रांसपोर्ट को ऐसा व्यवस्थित ढंग से करें कि उन्हें रोजगार ही मिले। अरे भाई, अगर ड्राइविंग ही करना है तो महाराष्ट्र में क्यों करेंगे भाई, झारखंड में करेंगे। में भी कर सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र जाएंगे तो अधिकारी बन के जाना पसंद करेंगे, अगर हम महाराष्ट्र जाएंगे तो कोई बेहतर बिजनेसमैन के रूप में जाना पसंद करेंगे। मजदूरी करने के लिए अगर हम महाराष्ट्र जाएं तो ये तो राज्य 23 वर्षों के राज्य पर सवाल खड़ा होता है, उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा होता है। हमने थोड़ी कहा कि हम ड्राइविंग जानते हैं तो आप हमारे हाथ में डॉक्टर वाला कैंची दीजिए, हम गुर्दे के जगह किडनी का इलाज करेंगे। हमने तो ये नहीं कहा। हमें अगर ड्राइविंग का ही हुनर है तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था कायम की जाए, ये राज्य सरकार को, विभागीय मंत्री को सोचना चाहिए। और भी जो भी इशू हैं, जहाँ प्रवासी वहाँ क्या काम कर रहे हैं ये जानने पड़े। मैंने जो जाना वो तो मैंने प्राथमिकता ड्राइविंग को देखा जी। तो प्रवासी वहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, उन चीज़ों को जानिए, उनको झारखंड में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और आप क्या विकल्प कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ जादू की छड़ी नहीं कि आप तुरंत घुमाएंगे और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन क्या आप कदम तो बढ़ा सकते हैं। कदम बढ़ना चाहिए और ये राज्य को करना होगा, ये कदम उन्हें बढ़ाना होगा जी। अब प्रवासी मजदूर जो हैं वो अब झारखंड आने के लिए मतलब आपके जो सत्ता या फिर आने की जो संभावना है सब मतलब जता रहे हैं। राजनीति करवट तो लेगी 2024 में, राजनीति करवट लेगी और लेनी भी चाहिए। क्यों नहीं लेगी बताइए आप ही। जयराम महतो तो 2 साल पहले कुछ नहीं था जी। एक साधारण सा लड़का था, एक हाई स्कूल में फ्री में कोचिंग दिया करता था, 4 घंटा क्लास लेता था, शाम को 2 घंटा फुटबॉल के मैदान में पसीना बहाता था, रात को अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ चर्चे करता था और फिर सुबह खेल के मैदान से 1 घंटा शुरू होता था, फिर अपनी पढ़ाई पर जाता था, फिर 2 घंटा क्लास लेता था। यही तो मेरा जीवन था, पढ़ना था, खेलना था और दोस्तों के साथ। लेकिन अचानक इन 2 सालों में जयराम महतो ने अपने आप को एक ऐसे जगह में पाया जहां लोग उम्मीद कर रहे हैं, राजनीतिक करवट की चर्चाएं हो रही हैं, तो इसका कारण है कोई ना कोई एक ऐसी नेचुरल शक्ति है जो पीछे से हमें सपोर्ट कर रही है। आसान नहीं है जी। आज मैंने महाराष्ट्र में 42 को सभा किया। ये तो एवरेज है कि कम से कम आधा घंटा हमारा संबोधन करते हैं, आधा घंटा से कम मेरा संबोधन नहीं हो सकता। तो 42 को सभा आप समझ सकते हैं। 7 दिन में झारखंड में कोई लीडर बोलिएगा तो कर क्या आएगा 7 दिन में 42 को सभा। कोई लीडर अभी तक मजदूर को ना पूछने तक नहीं गए। आप एक पहले व्यक्ति बने जो मतलब गली गली तक हम गए, गली गली तक गए। वे जिस हाल में रह रहे थे उस हाल को मैंने जहाँ टटोला देखा, उसके बाद हम वापस आए हैं। बाकी पूछिएगा, हमारे महासचिव साहब भी साथ गए थे, वो लिस्ट बना के एक दिन रखे थे कि आज हम लोग को एलिफेंटा जाना है जो अरब सागर के बीचों बीच पड़ता है। उन्होंने अपने एक तोपचांसी के साथी को भी पूरा बोला था गाड़ी लेके अब आइएगा। तब तक सूचना मिली कि नहीं, फलना जगह मजदूर मिलना चाहते हैं, अपनी पीड़ा से आपको अवगत कराना चाहते हैं। हमने कहा कि हम लोग यहाँ प्रवासी से मिलने आए हैं, कैंसिल कीजिए, हम लोग घूमने फिरने नहीं आए हैं। फिर उसी दिन तुरंत जब शेड्यूल बना, बाप रे 7 गो शेड्यूल बना, लगभग 2 बजे रात हम लोग अपने आवास जहाँ सोते थे वहाँ पहुँचे। तो ये 4 बजे भोर तक प्रतीक्षा कर रहे थे। माया नगरी में लोग झारखंड में करे, धनबाद में करे तो हम सोचते हैं, मानते हैं, माया नगरी में लोग इंतजार कर रहे थे। कारण था पीड़ा। और मैंने पहले ही कहा है, 2 पीड़ा बहुत पीड़ादायक होती है, एक प्रसव की पीड़ा, एक प्रवास की पीड़ा। नेता मंत्री जिसे रहते हैं वो हमेशा आस लगाए हुए रहते हैं कि बाहर के जो मजदूर बहुत भारी संख्या में, वो उनको लाने के लिए और अपना वोटर बस यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं। तो क्या ये आपके साथ किस तरह होगा ये? नहीं, इस बार नहीं हो। जो प्रवासी मजदूर हैं वो 24 में बदलाव के साथ जाएंगे। मतलब लोग के साथ जो खाली भाड़ा जो मिलता आना जाना वो खत्म हो जाएगा। सूरज की जो तापमान उनके शरीर पर डायरेक्ट पड़ती है उससे कई ज़्यादा गुना उनके कमरे का तापमान था जी। मैं देख कर आया हूँ, मैं झेल कर आया हूँ। अब वो लोगों में नहीं जाएंगे, वो बदलाव के लिए जाएंगे। वो बदलाव कोई करे, मैं करूँ या कोई नई विचारधारा करे, जो भी बदलाव करे उस बदलाव के साथ अब मजदूर जाएंगे, उस बदलाव के साथ छात्र जाएंगे, उस बदलाव के साथ किसान जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष JBKCS के टाइगर जयराम दा बैठे हुए थे। वो मजदूर को वहाँ के बारे में जो भी परिस्थितियाँ, जो स्थिति जानकर आए हैं वो अभी हमारे साथ शेयर किए। तो उसके लिए दादा को तहे दिल से धन्यवाद।